हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। आवाज़ आ रही है? हाँ सर, बस एक सेकंड में सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने किडनी का डायग्राम ड्रॉ किया था, हाँ सर। है ना? किडनी में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? सर किडनी बेसिकली नेफ्रॉन की बनी हुई होती है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो सर उसका ना बाहर वाले, सर मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ सर, मैं आपको ऐसे तो बोल नहीं बता नहीं पाऊंगा। तो सर जैसे कि अगर आपको दिख रहा है तो सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हम्म। तो सर किडनी हमारी ये होती है, मैं एक बना लेता हूँ। राजमा की शेप की होती है, ठीक है सर। जी। सर उसके अंदर फिर हमारा ये हमने बनाया हुआ होता है ये, जिसको हम सर मेड्यूला कहते हैं। इनर रीजन, हाँ। इसको हम मेड्यूला कहते हैं, हम्म। और बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। हम्म। फिर ये मेड्यूला पे पिरामिड वगैरह होते हैं, जिनको हम हम्म। मेडुला पिरामिड पिरामिड कहते हैं। बिल्कुल सही। और उसमें फिर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसका कुछ पोर्शन जो है मेड्यूला वाले पार्ट में रहता है ना? और कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहता है। ऐसे हाँ ही था? सर। और सर फिर ये यूरेटर्स और फिर ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। हाँ। और उसकी मदद से फिर यूरिन जो है बाहर पास होता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर और हो सर जाता फिर है। वो ब्लड प्यूरिफाई होता है। बिल्कुल सही है ना? तो आज जो हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सर बट सर फिर हमारी किडनी पूरे नेफ्रॉन से बनी है सर, या किस से बनी है बेसिकली? हाँ, नेफ्रॉन से ही बनी है। मेजरली जो पार्ट है ना वो नेफ्रॉन का ही है, जो फंक्शनल पार्ट है, जो बेसिकली प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिल्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो नेफ्रॉन ही है वहाँ पे। ठीक सर है। वैसे सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स है सर, हाँ। उनका कोई रीजन है सर, वो क्यों है? मतलब वो किसी समय पे फंक्शनल थे, आज की डेट में फंक्शनल नहीं है, बस इतना है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज़ करते थे, पर आज यूज़ में नहीं है। क्लियर? तो ओके। वो जो ऑर्गन था हमने यूज़ करना उसको बंद कर दिया, तो उसने फंक्शन करना भी बंद कर दिया, पर अभी भी वो प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है। काफ़ी सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं। सर जैसे आर्मपिट है। कौन है? आर्मपिट है। हाँ, एक तरीके से। बाकी ये एक्सटर्नल ईयर्स हैं, सर वर्मीफॉर्म। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब? ये ये जो स्ट्रक्चर है ना मैं चाहिए, हाँ सर। इसमें जो प्रेजेंट मसल्स होती है ना, वो फंक्शनल नहीं है हमारी। आपने डॉग को देखा? डॉग को, काव को। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये तो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर मसल्स होती हैं। जैसे मसल्स यहाँ पे तो मैं इसको क्या कर हाँ सकता हूँ उनका लाइक वो ऐसे अंदर लाइक वो घुस सकता है कुछ भी उसके हाँ, अंदर। मतलब ऐसे करते हैं, देखो, जैसे उनको लगता है कि कहीं से आवाज़ आ रही है तो ऐसे उसको हिलाते हैं ना, इस हाँ तरीके से। सर। देखा कि नहीं देखा? हाँ सर। जैसे कुत्ता होता है, मान लेते डॉगी है, और वो कोई दूसरा डॉगी बाग कर रहा है किसी और साइड में, तो उसको आवाज़ सुननी होती है तो ऐसे वो हिलाता है इस चीज़ को, ये वाली जो चीज़ है ना उसकी एक्सटर्नल ईयर को। तो वो उसका मूवमेंट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसमें मसल्स प्रेजेंट है बेसिकली। हमारे अंदर भी यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो मसल्स जो है यूजफुल नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है, वो हम यूज नहीं कर सकते। आपने एलिफेंट को देखा? हाँ सर। एलिफेंट में भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, काफी बड़ा होता है उसमें ये वाला, हाँ सर। है ना? और क्या वो भी ऐसी मूवमेंट करता है? हाँ थोड़ा थोड़ा तो हिलाते हैं। हाँ, याद है ना? ऐसे सब कोई करता है, बस हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली साउंड वेव कलेक्ट करता है, लेकिन हम इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे हमें बहुत धीमी आवाज़ में कोई आवाज़ आ रही है ना, बहुत ऐसे, वो तो ऐसे कान लगा के सुनते हैं ना, ऐसे करके, हाँ सर। ऐसे करके। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन आवाज़ अगर इधर से आ रही है तो डॉगी इधर मूव कर सकता है इसको, लेकिन हम लोग मूव नहीं कर सकते। बस इतना फ़र्क है। ठीक है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो लोग मूवमेंट इसके कर पाते थे, हम लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एंसेस्टर्स में हमारे फंक्शनल थे, हम में अनफंक्शनल नहीं है। क्लियर है? हम्म।
ठीक है, अभी हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चे इसका। ये सबसे पहले कप शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमैंस कैप्सूल। सो वो तो बोमैंस कैप्सूल तो वो है ना जिसमें लाइक वो अपने तीर वगैरह लगता है, लाइक एरोस वगैरह रखता है। क्या लगता है? अपने एरोस वगैरह रखता है। नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो जैसे बोमैन कैप्सूल तो उसको कहते हैं ना सर, जहाँ पे वो अपने एरोस वगैरह रखता था। पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं इसका। ठीक है, ओ, ये बोमेंस कैप्सूल है। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर लेबलिंग करते हैं इसकी। इसको बनाना थोड़ा सा हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं है। पहले थोड़ा सा यू बनाना है। सर थोड़ा सा साइड हो जाओ सर आप। तो बना लिया सर। इतना ड्रॉ करिए। प्लीज। सर ये लूप ऑफ आपने क्या लिखा सर? हेनले, HENLE। ओके। डन। डन सर। ठीक है, देखिए कल हम जब वो डायग्राम बना रहे थे किडनी का, तो सर हमने वैसे सर एक और एक्चुअली। चीज आपसे पूछनी है सर, जैसे ग्रुप पे सर मैम ने वो हेरिडिटी वाली डीपीपीस करी है सर, हाँ, तो मैं वो करके आपसे डिस्कस करूं? मैं मैम से एक बार कंफर्म कर लूँगा, ठीक है है ना, सर। फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, हम्म। तो देखिए ये किडनीज हैं, हमने कल पढ़ा था
कि इसमें ब्लड ले जाने वाली, है ना, कौन सी आर्टरी थी? रीनल आर्टरी। यस सर। याद है ना, इसका नाम था रीनल आर्टरी, है ना। और इसी रीनल आर्टरी के अंदर क्या प्रेजेंट था बच्चे? इसी के अंदर क्या यूरिया प्रेजेंट था? यस सर। है ना, इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है। तो बच्चे ये जब अंदर जाएगा, ये आर्टरी जब अंदर जाएगी, है ना, अभी मैं सिर्फ आर्टरी को ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो जब ये अंदर आर्टरी ऐसे जाएगी तो इसकी क्या निकलेंगी? ब्रांचेस निकलेंगी कई सारी। ये जैसे एक ब्रांच हुआ, है ना, फिर और ब्रांचेस हुई, फिर और ब्रांचेस हुई, समझ में आ रही ना, और ब्रांचेस हुई। बहुत सारी ब्रांचेस में क्या होता रहता है, ये ब्लड की जो वेसल है ये बाइफरकेट होती रहती है। क्लियर है? अल्टीमेटली ये पहुंचती कहाँ है ब्रांचेस? ये पहुंचती है बच्चे आपके बोमेंस कैप्सूल के पास में, है ना। याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे आपको याद है कि आपने ऐसे मेडुला बनाया था, है ना, मेडुलरी रीजन था यहाँ पे, और मेडुलरी रीजन में यहाँ पे बेसिकली आपने ड्रॉ किया था नेफ्रॉन को, इस तरीके से ऐसे नेफ्रॉन हमने ड्रॉ किया था, है ना, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था। याद है नहीं याद है? यस सर। देखिए ये आर्टरी जब अंदर की तरफ जाएगी तो इसकी कई सारी क्या होंगी? ब्रांचेस होंगी, जैसे हमने ये ब्रांचेस ड्रॉ करी। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट थे? कल हमने डिस्कस किया था सर मिलियन बिलियन। हाँ, 1 to 2 मिलियन के आसपास थे। तो ये ब्लड वेसल 1 to 2 मिलियन क्या करेगी? स्मॉल कैपिलरीज बनाएगी। स्मॉल कैपिलरीज। कैपिलरीज भी क्या होती है? एक टाइप की ब्लड वेसल्स ही होती हैं जिसमें ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। बस उसकी थिकनेस जो है वो काफी कम होती है ना, उसका डायमीटर काफी कम होता है। अदरवाइज वो भी होती क्या है? ब्लड वेसल ही होती है। यस सर। तो इस आर्टरी से बहुत सारी कैपिलरीज का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री के ऐसे एक ब्रांच निकलती है, फिर उसमें से एक और ब्रांच निकलती है, और ब्रांच निकलती है, और अल्टीमेटली कहां तक पहुंचता है? लीफ तक पहुंचता है ना, हिसाब किताब। क्लियर? समझ में आ रही ना बात? हाँ सर। ऐसे ही इस आर्टरी की भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, और वो ब्रांचेस मल्टीपल कैपिलरीज का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, वो कैपिलरी क्या कैरी कर रही है बच्चे? एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, वो ब्लड्स उस कैपिलरी के अंदर ऐसा ब्लड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरिया, विच हैज टू बी फिल्टर्ड आउट बाय द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम होगा कि उस ब्लड को क्या करना है? फिल्टर करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास नेफ्रॉन आ गया, और उसी आर्टरी की एक कैपिलरी यहां पे पहुंच रही है आपके पास। ये देखिए, ये देखिए यहां पे मैंने क्या ड्रॉ किया है? ये बच्चे कैपिलरी का नेटवर्क है। समझ में आई? यस। ब्लड जो है इधर से एंटर करेगा, इस साइड से एंटर करेगा। ठीक है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा क्या प्रेजेंट है? सर यूरिन। यूरिया। हाँ, यूरिन प्रेजेंट। अभी यूरिन बच्चे बना नहीं है, यूरिन हम अभी बनाएंगे। इसमें अभी यूरिया प्रेजेंट है ना, ये यूरिया प्रेजेंट है ना। जिस ब्लड वेसल से ये अंदर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं, लेकिन अभी हम नाम नहीं देंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। बस आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल है जो अंदर ब्लड लेके आती है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारी छोटी छोटी क्या आ गई? कैपिलरीज आ गई आपके पास, है ना। एक ये कैपिलरी है, एक ये कैपिलरी है, एक ये कैपिलरी है, और यहाँ पे प्रेजेंट है बोमेंस कैप्सूल। ठीक, यस सर। यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है और इधर की तरफ डायमीटर थोड़ा सा कम है। यस सर। है ना। तो जब भी वहां से ब्लड आएगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा? क्योंकि आगे जाने की जगह तो उतनी बची नहीं है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। प्रेशर क्रिएट होगा। एंड ड्यू टू दिस प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे ये जो ब्लड है ये फिल्टर करेगा किसके अंदर? इस कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। यस सर। समझ में आ रही ना बातें? फिर से बोलूं, जैसे हम मान लेते हैं ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो बड़ा सा हाईवे है, बड़ा सा हाईवे, बहुत तेजी से स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन क्या हुआ? आगे चल करके
वो जो हाईवे है उस पर कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा सा पाथ जो है वो नैरो हो गया। तो जब नैरो हो गया तो क्या होता है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगने लग जाता है। जहाँ पे एकदम वो पॉइंट है ना, जहाँ पे जो पाथ है थोड़ा सा नैरो हुआ है, उधर समझ में आ रहा है ना कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम से वो बाइक वाइक ऐसे उड़ा के लेके चल रहे थे। है ना। तो उधर जो है फिर धीरे 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 गाड़ी चलने लगेगी, है ना। तो एक तरीके से आप यही सोचिए कि यहाँ पे अच्छे से चल रहा था, है ना, ब्लड फ्लो अच्छे से था, लेकिन जैसे ही उसको क्या पता चला कि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा क्या हो गई है, नैरो हो गया है, ये पाथवे जो है नैरो हो गया है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। और इस प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, बोमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड क्या कर जाएगा, फिल्टर कर जाएगा। क्लियर है? ब्लड यस क्या कर जाएगा, फिल्टर कर जाएगा। तो बेसिकली ये जो यूरिया था, क्या ये यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा? ये हो गया बच्चे यूरिया। क्या सिर्फ यूरिया ही आता है, या ब्लड में प्रेजेंट जो वाटर है, ब्लड में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है, या और अदर जो सॉल्ट्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं? सर जो काम के सॉल्ट्स नहीं होते सर वो भी हो जाते होंगे। है ना। तो अभी फिलहाल हम ये कहेंगे कि ब्लड में, देखिए ब्लड में बच्चे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्लड का प्लाज्मा, है ना, जो बेसिकली लिक्विड वाला पोर्शन होता है। सुना है वर्ड कभी प्लाज्मा? हाँ सर वही ना सर, बेसिकली जिसमें लाइक WBC वगैरह वो सब होता है उसमें। हाँ, एक लिक्विड वाला पार्ट हो गया, और एक तरफ आरबीसी हो गया, हाँ सर। एक डब्ल्यूबीसी हो गया, और तीसरी चीज क्या हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, है ना। तो यहां से इस कैपिलरी से कभी भी सेल वाला जो पोर्शन है, सेल वाला मतलब ये सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब कभी फिल्टर आउट नहीं होगा। क्या होगा हमेशा, जो लिक्विड वाला पोर्शन है, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। और प्लाज्मा में ही क्या एक तरीके से डिसॉल्व हो रखा है, यूरिया डिसॉल्व हो रखा है। तो आता यहां से क्या है, प्लाज्मा आ जाता है। बेसिकली क्या आ जाता है बच्चे, प्लाज्मा। प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया मिक्स हो रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसी प्लाज्मा में जो आपने फूड खाया, फूड को कंज्यूम किया, वो फूड भी क्या है, इसी में प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। क्लियर है? क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट है उसको हम यूरिया के साथ ऐसे जाने दें आगे और यूरिन के साथ बाहर निकाल दें? सर या नहीं फिर ये न्यूट्रिएंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सर, जो अगर काम का नहीं है, अगर काम का नहीं है सर तो निकाल ही देंगे सर हम। हाँ, पर जो काम का है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी फिल्टर में करना रखना पड़ेगा। पड़ेगा। तो और सर उस उसको जो साफ लाइक प्योर प्योर ब्लड है उसके अंदर डाल के रख देंगे। बिल्कुल सही। तो हमें वो चीजें ही बाहर निकालनी है जो हमारे लिए टॉक्सिक हो, या हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, एक्सेस अमाउंट में जिसकी क्वांटिटी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए। ठीक है। तो जैसे यूरिया क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रेजेंट और मतलब प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो इसको निकालना तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा एक्सेस में सॉल्ट्स हैं या कोई और भी जो सब्सटेंस है वो हम निकाल सकते हैं। पर जो न्यूट्रिएंट है बच्चे, न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन हमने इसीलिए किया है ताकि हम क्या करें, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्लाज्मा के साथ जो न्यूट्रिएंट है, जो यूरिया है, ये सब कुछ बाहर चला जाएगा यूरिन की फॉर्म में, पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ कौन जाएगा, यूरिया जाएगा, और कुछ अमाउंट में वाटर भी जाएगा। बाकी जो न्यूट्रिएंट वाला कंटेंट है इसको हम क्या कर लेंगे, रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। रीएब्जॉर्ब का मतलब क्या है, ये ब्लड वेसल से बाहर निकल गया अभी, है ना, ब्लड वेसल से बाहर निकल गया। इस न्यूट्रिएंट को हम वापस कहां डाल दें, ब्लड वेसल में डाल दें। जब हम ब्लड वेसल से निकालने के बाद इस न्यूट्रिएंट को वापस ब्लड वेसल में डालते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है कि इस कैपिलरी के नेटवर्क से जो कंटेंट है वो फिल्टर होके यहाँ पे पास आउट हुआ है। तो इस जगह पे क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन की जो साइट होगी वो अलग साइट होगी, है ना, कि रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ना, वो अलग जगह होगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ कहें कि इस जगह पे क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ है, अल्टीमेटली यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। अच्छा, इसको भी लेबल कर दीजिए। ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है इसको बोलते हैं बच्चे ग्लोम्युलस। मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, आपको दिख रहा है वहां से, ये दिख रहा है? सर थोड़ा सा नीचे कर दो सर बस। एक मिनट कर रहा हूँ, है ना, लिख लूँ पहले।
तो फिर मैं बनाऊं सर एक बार ये ब्लड वाला जो आपने बनाया? हाँ हाँ, ये ब्लड वाला बना लो। ठीक है सर। तो ये सर ग्लॉ से एक बार स्पेल कर लो सर। ग्लोमीरुलस, एक GLOMERULUS, सेकंड, GLOME, RU। अच्छा RULUS, कैपिलरी, ठीक है सर। हाँ सर लिख दी। अब जब यहाँ पे ये प्रोसेस हो चुकी है किसकी, फिल्ट्रेशन की, है ना। फिल्ट्रेशन करके जो सारा कंटेंट है वो कहाँ गया, बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल में, फिल्ट्रेशन होके बोमेंस कैप्सूल में। तो अब जो बचा कुचा ब्लड है ना, इधर देखिए, इधर देखो, इधर हाँ सर। जो बचा कुचा ब्लड है जो आगे की तरफ जा रहा है, क्या उसमें अभी भी यूरिया प्रेजेंट है? नहीं सर, वो तो नहीं। प्योरीफाई है सर वो। अब ये जो ब्लड है ये अच्छा, प्यूरिफाइड तो ब्लड है। फिर सर ये वाली कैपिलरी फिल्टर कर देती है। हाँ, इस कैपिलरी से वो यूरिया प्लस कुछ प्लाज्मा भी यहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, और साफ ब्लड आगे की तरफ चला जाता है और बॉडी में फिर से सर्कुलेट करने लगता है। क्लियर हो रही ना बातें? हाँ लेकिन सर। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो न्यूट्रिएंट्स उस यूरिया के साथ नीचे फिल्टर आउट हो गए हैं, हमें इसको क्या करना है, फिर से रीएब्जॉर्ब करना है। ठीक हो रही ना बातें? हाँ क्लियर सर। है? तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PCT। क्लियर है? यस सर। तो जैसे जैसे ये पूरा कंटेंट है ना आगे की तरफ बढ़ेगा, तो PCT रीजन में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किसका बच्चे? ये सर वापस जो न्यूट्रिएंट्स अगर गलती से कुछ काम के चले गए तो उनको वापस अभी भी ले सकते हैं। हाँ, वापस ले सकते हैं और ब्लड में वापस आ जाएगा। या फिर जो वाटर है, हमने जब ये प्लाज्मा इधर करा, नीचे फिल्टर आउट हुआ, तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर भी साथ साथ जाता है, तो उस वाटर को भी हम क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द रीजन ऑफ PCT। क्लियर सर हो रही ना बातें? मैंने नोटिस किया है सर, जब अगर मुझे प्रेशर ज्यादा होता है तो बहुत पानी निकलता है। हाँ, है ना। तो PCT जो है रीअब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करती है। आगे चलते हैं, इधर आ जाता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको? लूप ऑफ हेल है। हाँ, 2/3 ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द PCT, पर बचा कुचा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो लूप ऑफ हेनले भी करता है। क्लियर है? समझ में आ रही ना? मेजॉरिटी में जो रीअब्जॉर्प्शन का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, PCT। पर बचा कुचा अगर वाटर, अभी भी आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि यार वाटर की कमी है, तो हम उसको यूरिन के साथ बाहर तो जाने नहीं दे सकते, हम उसे क्या करेंगे, वापस से रीअब्जॉर्ब करेंगे ताकि वो ब्लड में वापस चला जाए, है ना। तो वो करने का काम लूप ऑफ हेनले का भी है। और एक और पार्ट DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बच्चे, प्रॉक्सिमल का वर्ड मतलब वर्ड का मतलब है कि ये थोड़ा इनिशियल फेज में ही प्रेजेंट होता है ना। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ये जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे वेवी सा बनाया है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड समझ रहे हो ना? यस जैसे एक धागा लिया आपने और ऐसे कुछ भी ऐसे मरोड़ दिया, इसको बोलते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो प्रॉक्सिमल का मतलब है इनिशियल सेगमेंट, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और ट्यूब्यूल का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ट्यूब लाइक, है ना, जैसे ट्यूब होती है। यस सर। डिस्टल का मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ऐसा एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। कॉन्वोल्यूटेड यहाँ पे भी वही मतलब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। हाईली कॉइल्ड मतलब ऐसे, ये हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो हमने यहाँ पे इसको बहुत सिंपल सा ऐसे दिखाया है ना, पर ऐसे नहीं होते, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ये बेसिकली। क्लियर है? आप ओके कभी भी सर। एनसीईआरटी कह रहा हूँ, जो आपकी बुक्स होंगी उसमें अगर आप डायग्राम देखेंगे नेफ्रॉन का, तो आपको ऐसे नजर आएगा। क्लियर है? अल्टीमेटली होता क्या है कि जो लास्ट पोर्शन है आपका, देखिए अब यूरिन का अगर कोई पाथवे पूछे तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले कहां पे फिल्ट्रेशन हुआ, बोमेंस कैप्सूल में। कैप्सूल। फिर कौन से हाँ रीजन से सर। पास हुआ, पीसी सर PCT।
फिर ये जो हाँ यू शेप का है ना, ये ऐसे यू शेप का, तो फिर लूप ऑफ हेनले में गया। लूप ऑफ हेनले में गया। तो फिर लूप लूप ऑफ ऑफ हेनले में मतलब ये बस ट्रैवल करता है। है, लूप ऑफ हेनली में बस ये ट्रैवल करता है। हाँ नहीं, जैसे रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है ना, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि रीअब्जॉर्प्शन है ना ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको न्यूट्रिएंट 100% एब्जॉर्ब करना है, तो 100% में से 60% यहाँ पे हो जाएगा, 60%, है ना, बाकी बचा हुआ थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाएगा, थोड़ा और बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ तक आते आते 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा उन इंपॉर्टेंट या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्लियर हो रही है बात बच्चे? ठीक, तो ऐसा नहीं मतलब कि लूप बस, ऑफ हेनली में सर कुछ नहीं होता सर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। कहाँ पे, लूप ऑफ हेनली में ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और कुछ नहीं होता। नहीं रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, जैसे मान लेते हैं कि नहीं, रीअब्जॉर्प्शन, सर पूरे ये फेज में सर रीअब्जॉर्प्शन हो ही रहा है। हाँ यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, अलग सर अलग तो सर सॉल्ट यहाँ का, पे तो विलाई नहीं होते सर। विलाय लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल सही, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चे। तो बेटा उनको विलाई कहते हैं कुछ और कहते हैं। माइक्रो विलाय कहते हैं उनको, तो क्योंकि वो, क्योंकि सर एब्जॉर्प्शन के लिए सर कुछ तो चाहिए होगा सर। हाँ हाँ माइक्रो विलाय बोलते हैं उनको, माइक्रो विलायस, है ना। ओके सर। तो यहाँ पे पीसीटी वाले रीजन में माइक्रो विलाय स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके ओके सिलेबस में है नहीं। माइक्रो विलाय स्ट्रक्चर होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक। यस सर। लास्ट में पहुंचेगा वो डीसीटी पे, क्लियर है। हाँ डीसीटी के बाद आ जाते हैं बच्चे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में इस पर्टिकुलर चीज को जो अब यहाँ पे पहुंच चुकी है उसको हम क्या बोल देंगे बच्चे, यूरिन बोलेंगे। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ गया है, यूरिन। यूरिन आ गया है, क्लियर है। यस। देख लो डायग्राम, देख लो बुक से। हाँ सर। सर बुक में सर इतने वो ऐसा डायग्राम तो नहीं दे रखा सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाओ ना, सर उस पे ही उसे सर एक बार आप भी चेक कर लो सर, मेरे बुक में तो मुझे तो ऐसा नहीं मिला जो आपने ये बोमैन कैप्सूल वाला डायग्राम बनाई तो है ही नहीं। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। दिखाओ सर। ये कौन सी बुक है आपके पास? सर सलीना। पेज नंबर क्या है आपका? 98? सर 92। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बस एक सेकंड सर। 100 पेज नंबर पे है बच्चे। सर मेरा 105 पे है, 15 पे सॉरी। नहीं नहीं सर है मैंने एक्चुअली वो सब कलेक्टिव सिस्टम में चला के था है सॉरी। तो वही मैं कह रहा था, मैंने डायग्राम देख लिया था आपका, आप दूसरे चैप्टर पे थे। सर ये रहा सर। हाँ हाँ यही वाला है ना, ठीक है। तो पहले तो आप जो भी, हाँ अब ये जैसे कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सर नहीं पाथवे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? होगा सर। है ना, बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे ये जो कैपिलरी, कैपिलरी का नेटवर्क है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी, बस इतनी बात है। यस सर। है ना, एक्चुअल में ये ब्लड वेसल्स हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन डीसीटी, इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है अगर बॉडी की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा यूरिन का। क्लियर यूरिन में आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन। अब देखिए ऐसा जैसे एक नेफ्रॉन में हो रहा है, क्या ऐसा सारे जो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन वहां किडनी में प्रेजेंट हैं सब में सेम प्रोसेस चल रहा है? हाँ सर। है ना, तो सबके सब ऐसे 1 to 2 मिलियन जो नेफ्रॉन है वो क्या प्रोडक्शन करेंगे, यूरिन का प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आ रही ना बात? यस। क्लियर, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। उत्तर पहले आपने लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था? किसका सर? ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना कि नहीं करा? उसे साइड वाला नहीं किया। साइड वाला कौन सा, इधर कुछ नहीं करना, अच्छा ये तो मेन वाला तो आपने जो बनाया वो तो कर दिया।
हाँ ये सब कुछ नहीं करना, उधर करना था बस। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं ना कि एक्चुअल में नेफ्रॉन क्या होता है। सर थोड़ा सा नीचे कर दो सर। ठीक है, सर ये फील्ड के बाद क्या लिखा सर? अच्छा फिल्टर, यानी रीजन वेयर फिल्टर्ड। फिल्टर्ड प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा इज प्रेजेंट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स कॉमा वाटर, मतलब उसमें क्या क्या होता है ना, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, हाँ हाँ सॉल्ट्स हैं, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है वहाँ पे? यूरिया, है ना। ये सब वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होके सारी चीज़ें नीचे आ गई हैं। यस सर डन। समझ में आ रही ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना, एंड वाटर
आर रीएब्जॉर्ब्ड हेयर। ठीक है, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हैं, वो रीअब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, पीसीटी वाले रीजन में। यहाँ पे भी लिख देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड absorption of water and salts takes place here. सेम यही चीज यहाँ पे भी होती है। तो बस लिख दो सेम टू सेम। सेम, यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है सर। इतना समझ में है? हाँ सर। है ना? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसमें क्या फ्लो कर रहा है बच्चे, इसमें क्या फ्लो कर रहा है? सर एक सेकंड सर। सर तो बेसिकली सर पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी में सर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड हियर। हाँ, इसमें जैसे पीसीटी वाले में ना जितना भी न्यूट्रिएंट वाला पार्ट है वो सारा का सारा पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन बचा कुछ वाटर है वो यहाँ और यहाँ एब्जॉर्ब हो सकता है। सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स यहाँ लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, उधर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बेसिकली अलग अलग इनका ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए सेगमेंट है। अपने को ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ क्या रीअब्जॉर्ब करती है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, यस सर। ठीक। अब हम लिखते हैं है ना, तो ये हमने पहले भी लिख लिया। वैसे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आप समझ लीजिएगा कि दो ही प्रोसेस हैं, इसमें दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर सिर्फ फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है? यस सर। नॉन सर। अब मैं आपको लिखवा दूं पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पाथवे समझ रहे हो बच्चे? यस सर, मतलब सर मेरे लिए बेसिकली द वे। हाँ, जो उस पे चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम वही सीरियल ऑर्डर लिखेंगे बस, जैसे कि बोमेंस कैप्सूल, इसके बाद क्या आएगा? पीसीटी, उसके बाद क्या आएगा? लूप ऑफ, सर एक सेकंड, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी। डीसीटी, फिर उसके बाद कलेक्टिंग सर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट, है ना? कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर वो नेफ्रॉन से एकदम बाहर हो जाता है ना। फिर आ जाता है बच्चे मेडुला के बाहर एक रीजन होता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स, है ना? क्या बोलते हैं?
कैलिक्स। कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आ जाएगा एक रीजन जिसको बोलते हैं पेल्विस। हाँ, इसको हम पेल्विस भी बोल सकते हैं और रीनल पेल्विस भी बोल सकते हैं। फिर चला जाएगा ये यूरेटर में। फिर चला जाएगा ये यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिथ्रा और आउटसाइड बॉडी। ठीक है, ये पूरा पाथवे है बनने से लेकर के स्टोरेज, स्टोरेज के बाद बॉडी के बाहर पास आउट होने का जो पूरा पाथवे है वो ये है। वन से। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा। एक बार रीडिंग करें बुक की। बोलो सर पेज नंबर। पेज सर पैराग्राफ बता दो सर कौन सा। हाँ पैराग्राफ बोल दो कौन सा। हाँ, पहले एक बार मैं उस पर आ जाऊँ ना। हाँ, एक वर्ड और है बच्चे, नेफ्रॉन के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, उसको भी लिख लीजिए वहीं पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सही यूं क्या है सर, एक बार आप बता दो सर। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके। देखिए पेज नंबर 99। सर मेरा 115 पे है। वहां पे जो लिखा होगा ना किडनीज। सर मेरा लिखा है सर, मैं एक सेकंड सर, एक बार मैं अपना वो लेके मैं उससे ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। बस एक सेकंड सर। सही है सर। नेक्स्ट पेज पे चलो। तुम्हारी मेरी बुक किडनीज वाले पे आओ, किडनी वाले पे। हाँ, किडनी वाले को रीड आउट करो। ये वाला। इधर वाला जहाँ पे किडनी हेडिंग रखी ना, किडनी हेडिंग। सर किडनी तो अच्छा ये 9.4 ये। हाँ The kidneys are two bean-shaped organs about 10 centimeter long and 6 centimeter wide, located on either side of the backbone and protected by the last two ribs. The right side kidneys at slightly lower level than the left one. अब इसको रुक जाओ, ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं। कल जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना, उसमें हमने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा आपने कि मैंने जो है किडनी जो बनाई थी, तो एक तरफ ये थोड़ा सा नीचे बनाया था, है ना, और हाँ सर। दूसरी वाली जो किडनी थी हल्की सी स्लाइटली क्या थी, ऊपर थी, है ना। तो यस सर। ये वाली साइड कौन सी है मेरी, इधर वाली? सर ये लेफ्ट राइट ये हुई ये एक लेफ्ट सेकंड। है ना, ये मेरा राइट साइड है और इधर वाला मेरा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ जो अभी स्टेटमेंट था कि द राइट साइड किडनी इज स्लाइटली लोअर लेवल देन लेफ्ट वन, ये लोअर लेवल पे क्यों होती है बच्चे?
क्योंकि वहाँ राइट साइड में एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उस ऑर्गन का नाम है बच्चे क्या, लिवर। इधर लिवर रहता है। सर लिवर बैकबोन में होता है? नहीं, बैकबोन में नहीं होता, इधर ही रहता है। तो किडनी को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। तो लिवर इसके लिए, लिवर की वजह से ये नीचे रहेगा। देखिए, अ ट्यूब द यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द नॉच। नॉच का मतलब है ये बच्चे, यहाँ पे आपको जो ये मिल रहा है ना गड्ढा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या निकलेगा, अराइज करेगा, यूरेटर अराइज करेगा। इस नॉच को, इस गड्ढे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम बोलते हैं। क्लियर हो जाते हैं। इन द मीडियन सरफेस ऑफ ईच किडनी एंड कनेक्ट्स बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और ये फिर यूरेटर जाकर के किससे कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है यूरेटर, सर ये होता है सर यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से, है ना। द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवट एक्सपेंडेड इनटू द किडनी एंड इज कॉल्ड द पेल्विस। देखिए यूरेटर को देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है, नैरो मतलब थोड़ा सा डायमीटर इसका कम है। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए थोड़ा सा ब्रॉड हो गया ना, यस सर। है ना। इस ब्रॉडर पोर्शन को हमने बोला है बच्चे क्या, पेल्विस। क्या बोला है इसको, पेल्विस। पेल्विस। क्या हमने कल यहाँ पे पाथवे में भी यही लिखा था, ये देखिए, रीनल पेल्विस, है ना। तो जब वो नेफ्रॉन में अंदर बन जाएगा ना, तो पेल्विस से होते हुए फिर यूरेटर में, और यूरेटर से फिर ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा में जाएगा। क्लियर, यस। ठीक है। द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज कॉन्स्टेंटली फ्लोज थ्रू द यूरेटर्स एंड कलेक्ट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। लगातार जो यूरिन है वो कलेक्ट होता रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिन इज intermittently emptied from the urinary bladder to the outside of the body through the urethra। और इसको हम खाली कैसे करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के यूरिन को खाली कैसे करते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू। ठीक यस है, सर, यूरेथ्रा रेनल से जाती है। रुक जाओ सर, यूरेथ्रा से आउटसाइड बॉडी, है ना, ठीक है। The openings of the ureters into the bladder are somewhat projecting and act like valves to prevent the backflow of urine when the bladders contract to pass out the urine। समझाता हूं मैं इसको। देखिए क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यूरिन फिल हो रखा है ना, यहाँ पे यूरिन फिल हो रखा है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो क्या करे, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको नहीं लगता कि ये यूरिन वापस बैकफ्लो करने लग जाएगा, ऊपर की साइड जाने लगेगा, जान लगेगा सर, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा रहता है ना, उसको हम बोलते हैं वेल्व। क्या बोलते हैं, वेल। वेल्व। वो वेल्व प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द यूरिन इनटू द यूरेटर्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक हो रही ना बात। यस। अच्छा, फिर इसमें आते हैं, यूरिथ्रा में आते हैं। क्या ये हमेशा ऐसे ही ओपन रहती है यूरिथ्रा? नहीं सर, कभी तो बंद होगी सर, वरना तो सर आप कभी भी कर दोगे सर, है ना। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के लिए एक स्ट्रक्चर लगाते हैं यहाँ पे भी। वो हमारे कंट्रोल में होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कब ओपन हो। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से यूरिन क्या करने लगता है, पास आउट करने लगता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर का नाम जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको, स्पिंटर। सही है कि स्पिंटर सर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है। हाँ उसमें भी होता है ना, हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है बेसिकली। कार्डियक। हाँ बेसिकली होता क्या है कि जो फ्लो ऑफ जो मटेरियल है ना वो एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा ना हो कि वापस चलने लग जाए। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्फिंक्टर लगा देंगे। इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में कोई भी मटेरियल पास होना चाहिए, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया, स्फिंक्टर लगा दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आई? तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी इस यूरिथ्रा रीजन में भी क्या लगा रखा है, स्फिंक्टर को लगा रखा है। तो नेक्स्ट लाइन यही कहती है कि ये स्फिंक्टर सर्कुलर मसल होती है बेसिकली। इस मसल्स पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। यस सर। और इसको हम जब चाहें तब हम इसको ओपन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
गार्ड्स Mm-hmm. द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा एंड रिलैक्सेस ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। देखिए बच्चे, एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, है ना, यूरिन को। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? यूरिनेशन। क्या बोलेंगे? Urination. यूरिनेशन, है ना। और यूरिनेशन के लिए एक और टर्म दे रखा है हमने, साइंटिफिकली एक और टर्म दे रखा है, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। हाँ सर। देख लीजिए, या तो हम यूरिनेशन बोलेंगे या तो हम मिक्चुरेशन बोलेंगे। क्लियर है? लिख लो इसको भी, इन दोनों टर्म्स को लिख लो कहीं पे, दोनों टर्म्स को लिख लो और लिखो इसकी वो द मैं प्रोसेस साइड में ऑफ। सर, आपने जहाँ पे मुझे रीअब्जॉर्प्शन का लिखा है, मैं उसके राइट में बना दूं सर ये डायग्राम? इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके, आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पेंटर का अपना सर फिर। है ना, ये तो मैंने ऐसे रफली समझाया आपको बस। द प्रोसेस ऑफ, अच्छा, ये यूरिनेशन और मेट्रिकेशन का बता रहे हो सर? तो यूरिनेशन का, यूरिनेशन की हाँ, डेफिनेशन है। यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन उसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द urethra is called urination, यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन। ठीक है, यस। सो डन। ठीक है। फिर उसमें पैराग्राफ देखिए, एक लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। हाँ sir, a longitudinal section of the kidney shows two main regions, an outer dark cortex and an inner lighter medulla. The medulla is composed of a finely striped substance arranged in several conical pyramids. So, conical pyramids भी होता है? हाँ, वो कॉनिकल शेप के थे ना, पिरामिड ऐसे ही तो थे। अच्छा, conical, मुझे लगा cortex का वो। है ना, कॉनिकल पिरामिड। इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स, याद है? सर। हाँ, फिर आगे। हाँ। The apex of each pyramid is called papilla, which projects into the pelvis of the kidney. ये एपेक्स है, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे फिर ये जैसे बहुत सारे वो हो गए ना कॉनिकल पिरामिड, है ना। फिर ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको बोलते हैं पेल्विस। अभी हमने बात करी थी ना बच्चे, ये वाला रीजन। देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे पिरामिड आ रहे होंगे, तो ये रीजन जिसमें कई सारे कॉनिकल ये पिरामिड्स का ओपनिंग हो रहा है, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं बच्चे? Conical। पेल्विस, है ना, हाँ पेल्विस रीजन। ठीक है, आगे। सर। हाँ, which projects in portions of the cortical tissue extends in between adjacent renal pyramids to form renal columns. The kidney is composed of an enormous number of minute tubules called uriniferous tubules or nephrons or renal tubules or just kidney tubules. मतलब इधर देखो कि उसने बोला कि आपने बोला उसको नेफ्रॉन बोला, यूरिनरी फेरस टिब्यूल बोला, या इसके अलावा एक और नाम दिया उसने, क्या बोला उसने? रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल वैसे मैंने दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है, आप बोल सकते हो रीनल टिब्यूल, या फिर किडनी, किडनी टिब्यूल्स भी नाम दे सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, इसके काफी सारे नाम हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी टिब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी टिब्यूल का मतलब क्या है? किसका स्ट्रक्चर पढ़ाना चाह रहा है हमें? वो स्ट्रक्चर ऑफ Kidney tubule. किडनी टिब्यूल कौन है? नेफ्रॉन ही है, Mm-hmm. है ना। अब इसके बारे में पढ़िए, पढ़िए, Well, रीडिंग करिए। the kidney is composed of, sir, curly, sir.
नहीं नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल वाला पैराग्राफ। अच्छा। Bowman's capsule is a thin wall, single cell thick epithelium cup, something like a कप hollow कप ball. मतलब So इस like तरीके से कप a जैसा स्ट्रक्चर है ना। हाँ ये सिंगल बहुत ही थिन लेयर का होता है, थिन है इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो पा रही है। अगर ये बहुत बच्चे बहुत थिक होता तो आपको लगता है कि इसमें से ब्लड ऐसे पास आउट होता, नहीं सर। है ना। थिन है इसी वजह से क्या हो पा रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़िए। Bowman's capsule is a thin-walled, single-cell thick epithelium cup, something like a hollow ball pressed deep on one side. Its hollow internal space continues into the tubule. The outer concavity of the cup lodges a not hot-like mass of blood ये capillary. ये ये मैं समझा दूं, देखिए वो कहना चाह रहा है कि जैसे एक बॉल होती है, बॉल को हमने एक पर्टिकुलर जगह से क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया है, तो ये वाला ऐसे कॉनकेव ऐसे गड्ढा सा बन गया है ना। और ये एक ऐसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से क्या है बच्चे, हॉलो है ना। इसके इस कॉनकेव वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है बात है। इस पार्ट में कॉनकेव वाली साइड में यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है, जहाँ पे ब्लड आएगा और उधर फिल्ट्रेशन होगी। ठीक, Yes. बढ़िए आगे। उस कैपिलरी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अच्छा सर, तो बेसिकली जो वो कैपिलरीज का जो भी किडनी के रिगार्डिंग कुछ हो तो उनको ग्रुप को ग्लोमेरुलस ही कहेंगे हम। हाँ मतलब ये नेफ्रॉन के आसपास ये जो ये है ना कैपिलरीज, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, सर आगे पढ़िए, आगे रीडिंग करिए। its hollow internal space continues into the tubule. The outer concavity of the cup lodges a knot-like mass of blood capillaries called glomerulus. ठीक The है, Bowman capsule and the glomerulus together are called Malpighian capsule or renal capsule. इसको मैं Prox- समझा देता हूँ, रुक जा। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी और बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों के लिए एक टर्म दिया उसने कि इन दोनों को साथ में एक चीज बोलते हैं, इसको और इसको अगर मिला दें, इसको और इसको मतलब कौन कौन है बच्चे, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इसको पूरे को कंबाइनली एक नाम देना हो तो हम क्या नाम देंगे। ठीक है, इसमें बोमेंस कैप्सूल भी आ गया और इसमें ग्लोमेरुलस भी आ गया, तो हम उसका नाम इधर लिख लेते हैं। क्या रखेंगे इसका नाम, हम लिख लीजिए इसको, है ना, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। सर किसका नाम सर? इन दोनों का कंबाइंड नाम है इनका। अच्छा, combined name. या फिर एक और नाम है रीनल कैप्सूल, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या रीनल कैप्सूल। ठीक, Yes sir. ठीक है, आगे रीडिंग करिए। Renal capsule. Yes sir. अच्छा, reading. Proximal or first convoluted tubule (PCT) is a starting convoluted region of the tubule. Proximal means nearer to the Bowman's capsule. Both the Bowman's हाँ capsule. देखिए, प्रॉक्सिमल का मतलब है नियरर, है ना, या इनिशियल। तो ये सबसे पास किसके है, ये बोमेंस कैप्सूल के सबसे पास में है, ये वाला जो सेगमेंट है ना पीसीटी वाला। ठीक, हाँ सर। आगे। PCT is starting convoluted region of the tubule. Proximal means nearer, that is nearer to the Bowman's capsule. Both the Bowman's capsule and the proximal convoluted part lie in the cortex, giving it a dotted appearance in sectional view. Middle U-shaped part, loop of Henle, is shaped like a hairpin. It's not a हेयर पिन देखिए बच्चे, हाँ लेट्स। सर, वो ऐसे वो पिन ऐसी वो बन बना के घुसा देते हाँ हैं। तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले का है। ठीक है, हाँ सॉर्ट ऑफ है सर। हाँ, और आगे। क्या ये सर भी कॉन्वोल्यूटेड है, ये कॉन्वोल्यूटेड नहीं है। कॉन्वोल्यूटेड समझ रहे हो ना बच्चे, जो मतलब क्या होता है, एक को बता दो। मैंने ये बताया था ना, ये देखो ऐसे
अगर ऐसे बहुत सारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो ये तो देखिए एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट और आया था। सर जो क्रोमोसोम है वो कॉन्वोल्यूटेड है। हाँ कह सकते हैं एक तरीके से। आगे Distal convoluted tubule DCT again lying in the cortex is the end part of the kidney tubule. Distal means further, that is further away from the Bowman's capsule. It opens it into a collecting duct. ये डीसीटी, डीसीटी क्या बोमेंस कैप्सूल से काफी ज्यादा क्या है, दूर तो है ना, ये वाली चीज। ठीक है, फिर ये किस में ओपन होती है, डीसीटी किस में ओपन होती है, कलेक्टिंग collecting कलेक्टिंग डक्ट। yes sir. हाँ, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, So उसके बाद सर हमें हाँ the collecting duct receives the contents of many kidney tubules and pours it as urine in the pelvis of the kidney. हाँ, तो इसके बाद Henry बच्चे, इसके बाद यूरिन कहाँ जा रहा है, पेल्विस वाले रीजन में, है ना, कहाँ जा रहा है, pelvis वाले region में। याद है पेल्विस वाला रीजन, हाँ सर कौन अभी सा तो वाला, बता सर वही ना सर जिसमें लाइक वो लेफ्ट वाली किडनी ये बड़ी है राइट वाली से। हाँ ये पेल्विस का रीजन है ना। सर ये लेफ्ट है राइट है। ये दोनों में ही है, जो मैं प्रोसेस इसमें पढ़ा रहा हूँ वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। नहीं सर प्रोसेस तो ठीक है सर। हाँ ये तो, वो ये बड़ी राइट, वाली ये सर राइट, जैसे ऊपर वाली कौन सी है राइट या लेफ्ट। ये लिखा ना है राइट, ये लेफ्ट। सर मतलब नीचे है राइट हमारी। हाँ नीचे राइट है, इधर वाली राइट है ना, इधर क्योंकि लिवर प्रेजेंट होता है। सर क्योंकि सर हमारी टीचर पूछ सकती है ना सर। हाँ इधर लिवर होता है इसलिए ये नीचे होती है ना। फिर तो आज की क्लास में सर आप डीपी दोगे। डीपीपी हम्म, मैं भी बनवा दूंगा फिर दे दूंगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा पर दे दूंगा, है ना। मतलब कल दे दोगे आप। हाँ हाँ कल दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है, तो इतना हमने पढ़ लिया है ना। हाँ पढ़ सर। तो हमने आगे वाले भी लिया है, कल इसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक। ओके सर तो मैं रिवाइज करके रखूँ। हाँ ठीक है, अभी चले, ओके सर। ठीक है, बाय। बाय सर।